हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओएसिस क्लासेस में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शुरुआत की थी लॉस्ट स्प्रिंग की। उसका फर्स्ट पार्ट जो साहिब आलम के बारे में था वो हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टडी की। आज हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग का दूसरा पार्ट जो मुकेश के बारे में है उसको हम लोग जानेंगे कि मुकेश कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, उसकी स्थितियां परिस्थितियां कैसी हैं। इन सब सारी चीजों को हम लोग अध्ययन करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं और उसको शुरू करूं, आप सभी लोगों से एक आग्रह है कि जब क्लास कंटिन्यू हो तो उसके लाइन बाय लाइन सेक्शन को आप स्टडी करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि क्या सर बता रहे हैं। क्योंकि अगर आपने खुद से क्वेश्चन आंसर किया तो स्टोरी को जब तक आपने समझा नहीं वो करना मुश्किल हो जाता है। और सुनना तो अवश्य चाहिए आपको। मैं हमेशा आपसे कहता हूं का स्टूडेंट लर्न थ्रू लिसनिंग मोर देन थ्रू रीडिंग, यानी छात्र सुन करके ज्यादा सीखते हैं, पढ़ करके कम। तो आप लोगों को इन सब चीजों का ख्याल रखना है कि वीडियो में जो बातें बोली जा रही हैं उसको ध्यान से हम सुने, ताकि एक लंबे समय तक वो बातें हमारे जेहन में, हमारी याददाश्त में बैठी रहे। तो चलिए क्लास हम लोग शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि साहिब आलम जो था वो तो आपने सुन ही लिया पिछली लेक्चर में। आज हम लोग जानेंगे मुकेश के बारे में कि मुकेश कैसा लड़का है, क्या करना चाहता है लाइफ में। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, वो कहता है मैं कार चलाना चाहता हूं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। लेखिका की जो पहली मुलाकात मुकेश से हुई तो मुकेश ने कहा मैम मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं, मैं कार चलाना चाहता हूं। लेखिका ने क्वेश्चन किया डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क्ड। लेखिका अनीश जंग कहती है कि मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ पता है। जवाब क्या आया, आई लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। लेखिका कहती है कि उसकी निगाहें सीधी मेरी निगाहों से मिल रही थी, उसकी नजरें मेरी नजरों से मिल रही थी, यानी ही वॉज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। कहता है मैम मैं कार चलाना सीख लूंगा। लेखिका आगे लिखती हैं हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। वो कहां का रहने वाला है, फिरोजाबाद का। और यहीं पर यह भी क्लियर हो गया कि फिरोजाबाद क्यों प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। बैंगल को हम हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, चूड़ी। फिरोजाबाद अपने चूड़ी निर्माण के उद्योग के लिए विख्यात है, विश्व प्रसिद्ध है। भारत की 70% चूड़ियां फिरोजाबाद में बनती हैं। फिरोजाबाद में हर गली में चले जाओ, हर चौराहे पर चल जाओ, घर घर में चले जाओ, लोग व्यस्त हैं, लोग इन्वॉल्व हैं और उन सब का एकमात्र रोजी रोजगार जो है वो क्या है, चूड़ी बना। आगे लेखिका कहती हैं कि मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to walk in the glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light, that the law if enforced could get him all those 20 children out of the hot furnaces. The author tells us that approximately 20,000 children work in the bangle making industry. And all of us are aware of this fact that child labor is illegal. 20,000 के करीब करीब बच्चे वहां फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग में काम करते हैं। और ये आपसे और हमसे छिपा हुआ नहीं है, छिपी हुई ये बात नहीं है,
कि बाल श्रम गैर कानूनी है, कानून के हिसाब से वो गलत है, उसके लिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को जेल जाना पड़ सकता है। फिर भी 20,000 बच्चे वहां काम करते हैं। लेखिका लिखती हैं कि बड़ा माने वहां की स्थिति बड़ी अजीब सी है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो लोग उसकी वेल्डिंग करते हैं। चूड़ियों में आपने देखा होगा गांठ रहता है, वहां वेल्डिंग की जाती है। उसे वेल्डिंग के समय जो लाइट होता है वो फ्लिकर करता है, चुंधियाता है, हमारी आंखों पर पड़ता है। ऐसे बच्चे जो अभी भी काफी नाजुक है फिजिकली, उन बच्चों को एक ऐसे कमरे में काम करना जहां रोशनी ना हो, हवा नहीं हो और काफी हाई टेम्परेचर हो और लाइट कैसा हो, फ्लिकरिंग लाइट, चुंधियाती हुई लाइट, चुंधियाता हुआ प्रकाश। ऐसे प्रकाश में जब ऐसे बच्चे काम करते हैं तो लेखिका कहती है कि जब तक वो युवा होने को होते हैं, कईए की आंख की रोशनी चली जाती है और वो अन्य बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। मुकेश एक दिन मुझसे मिलता है और मुझे लेकर के अपने घर जाता है। लेखिका जा रही है किसके घर? मुकेश के घर। Mukesh as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. We walked on sticking lanes, choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a trivial state. यहां से क्वेश्चन उठ सकता है कि लेखिका जब वहां गई, कहां गई? मुकेश के घर, तो उन्होंने वहां क्या देखा, वहां की स्थितियां कैसी देखी, वो इलाका कैसा था? तो लेखिका कहती है गलियां बजबजाती हुई, नालियां सड़ी हुई, चारों तरफ कचरे का ढेर, किसी घर का दरवाजा सही सलामत नहीं था, खिड़कियां सही सलामत नहीं थी, सब टूटे जर्जर। मुकेश को फक्र था, मुकेश को गर्व था और बड़ी गर्व से वो कहता, मैम मेरे घर का पुनर्निर्माण हो रहा है, यानी कुछ कुछ मरम्मत हो रहा है। मैं वहां गई, मैंने वहां देखा कि मुकेश की भाभी एक बड़े से परात में, आपने देखा होगा अल्युमिनियम का हो, तांबे का हो, कांसे का हो, बड़ा सा प्लेट रहता है, उसमें ढेर सारी सब्जियां काटी हुई थी, पालक साग कटा हुआ था, वो खाना बना रही थी। कौन? मुकेश की भाभी। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Through eyes filled with smoke, she smiles. मैं वहां जाती हूं, मैंने गौर किया कि जो महिला घर का खाना बना रही है वो बहुत ही कमजोर सी, बड़ी लाचार सी और युवा है, 16, 17, 18 साल की लड़की है। और वो कौन है? मुकेश के बड़े भाई की पत्नी। Not much older in years, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband, Mukesh and their father. घर के 3 पुरुष सदस्यों की जिम्मेदारियां उसे निभानी थी, यानी मुकेश की, मुकेश के बड़े भाई की और मुकेश के पिताजी की। ये सारी जिम्मेदारियां आंख में आंसू और होंठ पर मुस्कान इसके साथ, यानी ये दर्शाता है कि इन गरीब लोगों को अपने दर्द को भी इंजॉय करने में मजा आने लगता है एक समय के साथ। दे नो हाउ टू एंजॉय देयर पेन। लेखिका आगे लिखती है कि वो करता क्या था उसका फादर, तो वो डिस्पाइट लॉन्ग इयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज ए टेलर, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to schools. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. उसके पिताजी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, ना मकान बना पाए। पहले तो वो दर्जी का काम करते थे, बाद में चूड़ियां बनाने लगे। ना बच्चे को पढ़ा पाए, ना ही मकान बना पाए। हाँ, एक कला सिखा पाए अपने बच्चों को
और वो कला क्या थी? चूड़ी बनाने की। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of Bengal. दादी माँ, मुकेश की जो दादी है, वो कहती हैं कि भगवान ने जो किस्मत में लिख दिया है उसको मिटाया नहीं जा सकता, उसको हटाया नहीं जा सकता। यद्यपि उनके हस्बैंड खुद ही लंबा अरसा बीत गया जब वो अंधे हो गए थे, और अंधेपन का कारण क्या था? वही जो पॉलिश का जो डस्ट उड़ता है, चूड़ी के पॉलिश का, या फ्लिकरिंग लाइट होती है, इन सब वजहों से लोगों की आंखें चली जाती हैं चूड़ी उद्योग में। लेखिका कहती हैं कि उसकी दादी माँ के स्वर में एक अजीब सी खामोशी थी, एक सन्नाटापन था। वो कहती हैं कि जिंदगी में कभी भी मेरे पति मुझे बहुत कुछ नहीं दे सके, बस हमने केवल यही देखा किसी तरह पेट भर जाना है। फिरोजाबाद, लेखिका लिखती हैं कि फिरोजाबाद के गलियों चौराहों पर आप चले जाओ, घर घर में चले जाओ, अलग अलग कलर की चूड़ियां दिखेगी आपको, जहां बच्चे, बूढ़े और महिलाएं घर में चूड़ी बनाने के काम में व्यस्त होते हैं। वहीं जो यंग लोग हैं उन चूड़ियों को ठेले पर लाद करके जो होलसेलर होते हैं वहां तक पहुंचाते हैं। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman, shouldering pieces of glass as her hands move mechanically like the tongs of machine. I wonder if she knows the sanctity of the bangles she has made. मैंने देखा एक छोटी सी लड़की, बच्ची, जिसका नाम सविता था, वो बड़ी तीव्र गति से चूड़ी बना रही है। इतने तीव्र गति से जैसे कि उसका हाथ ना हो बल्कि मशीन हो। मुझे ये पता था कि सविता को ये अच्छे से मालूम है चूड़ी कैसे बनाई जाती है, बट शी डजंट नो द sanctity of the bangles. The author writes that it symbolizes the auspiciousness in Hindu's marriage. लेखिका कहती हैं कि उस छोटी सी बच्ची को यह पता नहीं कि चूड़ी का वैल्यू क्या है। हिंदुओं के लिए चूड़ी का मतलब सुहाग की निशानी, पवित्रता की निशानी होती है, लेकिन वो उसको पता नहीं। उसको केवल एक चीज पता है कि एक दिन आएगा जब उसके हाथ में हिना यानी मेहंदी रचेगी, लाल घूंघट से वो सजेगी, संवरेगी लाल साड़ी में, और उसके कलाइयों पर भी चूड़ी चढ़ेगी, और वह दिन तब होगा जब वो दुल्हन बनेगी। उसको केवल इतना ही मालूम है उस बच्ची को। मैंने जब उस सविता के बगल में एक बूढ़ी महिला को देखा तो बूढ़ी महिला के आवाज में कोई खनक नहीं थी। वो महिला केवल एक ही बात बोल रही है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, उम्र बीतने को आई, जीवन की संध्या आ चुकी है। जीवन की संध्या तो आप समझते हो बुढ़ापा आ गया, लेकिन ये अरमान ही रह गया कि भरपेट खाना कैसे खाया जाए। ये दुर्दशा है किसकी? फिरोजाबाद में काम करने वाले, चूड़ी उद्योग में काम करने वाले लोगों की। उसमें से एक बूढ़ा जिसकी दाढ़ी लंबी सी एकदम सफेद है, वो क्या कहती है, क्या कहता है? आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। बूढ़े की आवाज में एक गर्व की झलक है, एक फक्र का प्रतिबिंब है। वो कहता है, मैम मैं बहुत कुछ तो नहीं कर सका, लेकिन रहने लायक एक घर बना लिया। तो उसके अंदाज से ऐसा लगता है जैसे उसने वो किया जो उस इलाके में बहुतों ने नहीं किया। यानी उसने क्या किया?
उसने अपने लिए और अपने बच्चों और अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए क्या किया? घर बना लिया। यही उसकी खूबी थी। लेखिका लिखती हैं, ये सारी चीजें जा रही थी। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन एनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। आप हर घर चले जाओ, हर घर से एक ही रोने की आवाज आपको आएगी कि किसी तरह पेट भर जाता है, लेकिन लाइफ में आगे क्या करना है, आगे की क्या मंजिल होगी, वो हमें मालूम ही नहीं। मीन्स देयर अल्टीमेट ड्रीम इज टू फुलफिल द डिमांड ऑफ देयर स्टमक। पेट की जो मांग है उसको ही पूरा करना उनकी महत्वाकांक्षा है। किस तरह 2 वक्त की सही रोटी मिल जाए। द यंग मैन इको द lament of their elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. वर्षों बीत गया, वक्त बीतते गए, परिस्थितियां नहीं बदली। और याद रखिए कि किसी भी देश का युवा जैसा होगा उस देश का भविष्य भी वैसा ही हो जाए। अगर युवा हताश, निराश, पस्त हो तो आने वाला वो भविष्य उस देश का बहुत ही खतरनाक हो जाता है। मैंने फिरोजाबाद में जितने युवाओं से बात की, किसी के अंदाज में ऊर्जा नहीं थी। सारे युवा पस्त थे, सारे युवा लाचार थे। उस सपना देखने की उनकी क्षमता खत्म हो गई थी, कुछ नया कर पाने की उनकी क्षमता खत्म हो गई थी। तो मैंने उन युवाओं से कहा, लेखिका ने जब उनसे मुलाकात हुई उन युवाओं की, और सारे युवा एक ही शिकायत करते रहे कि मैम हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, सरकार की हमें मदद नहीं मिलती है। तो लेखिका ने उन लोगों से कहा, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव। आप लोग एक सहकारिता वाला कार्यक्रम क्यों नहीं करते? कोऑपरेटिव मैं समझा दूं, एक ग्रुप बनता है जिसमें सब लोग योगदान देते हैं पैसे से, और जब इमरजेंसी आती है उस ग्रुप के किसी सदस्य को, तो वही पैसा निकाल के वो काम करता है और फिर छोटा सा इंटरेस्ट के साथ वो उसे लौटा देता है। तो मैंने उन्हीं लोगों से कहा कि आप लोग कोऑपरेटिव बनाओ। आई आस्क्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. मैंने उन युवाओं से पूछा जिनके पूर्वज, जिनके पिता, दादा, परदादा इन बिचौलियों के जाल में फंसे हुए, दलालों के जाल में फंसे हुए। दलाल करते क्या होंगे कि उनसे 20 रुपये में चूड़ी खरीदते होंगे और वही चूड़ी 50 रुपये में होलसेलर को बेच, बीच में वो केवल यहां से वहां करने के फिर में 30 रुपया कमा लेते होंगे। और ये काम उनमें नहीं थी, ये क्षमता उनमें नहीं थी। उन लोगों का जवाब क्या था? इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। ये युवा कहते हैं कि मैम हम लोग जब ऑर्गेनाइज होते हैं, संगठित होते हैं, तो ये जो बिचौलिए होते हैं या अन्य दूसरे लोग जिनका स्वार्थ यहाँ इस रोजगार से जुड़ा हुआ है, वो लोग हमें पकड़वा देते हैं। किससे? पुलिस से पिटवाते हैं, धमकी दिलवाते हैं, और ये कह करके कि तुम सारे लोग एकजुट किसी गलत काम के लिए हो रहे हो, शायद तुम लोग आतंकवादी हो, नक्सली हो, ये कह करके हमें धमकाते, डराते हैं। लेखिका लिखती है, they talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. Many more times it happens that your accusation, your charge is correct, but it is always correct, it cannot be possible. Sometimes we, the young men, are to be blamed for our miserable condition. कई बार ऐसा होता है कि सरकार ने नहीं किया, समाज ने नहीं किया, केंद्र सरकार ने नहीं किया, राज्य सरकार ने नहीं किया, अलग अलग रिस्पॉन्सिबल संस्थाओं ने नहीं किया, तो हम लोग दोष देते हैं उन पर।
कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे दुर्दशा के लिए हम युवा भी दोषी होते हैं। कई ऐसे पौधों को आपने देखा होगा जो, क्योंकि बरगद में पत्थर फाड़ करके निकल आता है इसलिए वो बरगद होता है। नेनुआ, कद्दू, खीरे में हमेशा लाठी की, खाद की, केयर की, इन सब चीजों की जरूरत होती है, फिर भी वो कभी बरगद नहीं हो पाता। यानी मेरा इतना कहने का एकमात्र उद्देश्य है कि मैं आपको ये बता सकूं कि समटाइम्स यू हैव टू वर्क इन एडवर्स सिचुएशन। यू आर द यंग पीपल, आप युवा लोगों, कई दफा आपको बड़ी विपरीत परिस्थितियों में काम करना होता है, एंड यू मस्ट नो द आर्ट हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर प्रॉब्लम इनटू योर अपॉर्चुनिटी। ये युवाओं की तो खूबी है, बूढ़ा नहीं कर सकता, एक छोटा बच्चा नहीं कर सकता, इसलिए तो आप युवा हो। आप में ये क्षमता होनी ही चाहिए कि समस्याओं को अवसर के रूप में कैसे आप बदल सको। और यहां पर फिरोजाबाद के युवाओं को शिकायत के अलावा कुछ था ही नहीं। लेखिका कहते हैं मैंने केवल उनके मुंह से शिकायत शिकायत शिकायत, सरकार ये नहीं करती, समाज ये नहीं करता, ये सारी शिकायतें सुनी। लेकिन मुकेश वॉज कंप्लीटली डिफरेंट। द ऑथर सेज दैट आई सॉ समथिंग अनयूजुअल इन मुकेश। Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a wave of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. जब मैं उन्हें सुनती हूं, समझने की कोशिश करती हूं, लेखिका कह रही, तो मुझे समाज में दो तरह के दो वर्ग दिखाई देते हैं। एक तरफ तो ये चूड़ी उद्योग में काम करने वाले जो मजदूर हैं या मिस्त्री हैं, वो हैं जो जाति के कलंक से बंधे हुए हैं, जो अपने कर्मों की विफलताओं से बंधे हुए हैं। दूसरी तरफ रईस लोग, पैसे वाले लोग, जिन्होंने पैसा कमाया इन्हीं से। और वो कैसे? द अदर अ वीकियस्ट सर्किल ऑफ साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन। दूसरी तरफ वैसे लोग हैं जिन्होंने इनका शोषण किया। एक ये शोषित है और दूसरी तरफ शोषक है। तो शोषक कौन है? क्वेश्चन आंसर रहेगा इसको। तो वही बिचौलिए हैं, पुलिस वाले हैं, वकील साहब लोग हैं, नौकरशाह वही IAS, IPS, BDO, CEO, नौकरशाह, जिनके अंदर ढेर सारे वर्कर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स इसको कहा जाता है। पॉलिटिशियंस हैं यानी राजनेता, नेताजी लोग। अलग अलग किरदार है इन लोगों का, वर्दियां अलग अलग हैं, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है। वो क्या है? इन सारे गरीब लोगों को नोचो गिद्ध की तरह। तब तक नोचो जब तक इनके शरीर में एक टुकड़ा मांस ना बच जाए, ये पूरी तरह से कंकाल में ना बदल जाए। आगे लेखिका कहती है, टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट ऑन। Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. Sometimes it happens with you and me as well. And what I want to tell you, let me clarify that one. कई बार आपसे, मेरे साथ भी कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि हम लोग कुछ चीजों को स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, ये बदलने वाली नहीं है, हमसे नहीं बदला है। कई बार आपके घर में, हमारे घर में, हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम शुरू में तो चाहते हैं बदलना, कुछ परिस्थितियां भी ऐसी होती है जिसको हम बदलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बाद में हम सरेंडर कर जाते हैं, नहीं ये संभव ही नहीं है, इसको बदला ही नहीं जा सकता। लेखिका कहते हैं कि यहां भी फिरोजाबाद में भी चूड़ी उद्योग में काम करने वाले कई लोगों ने, जब वो बचपना से युवा अवस्था में आए तो उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि हमारी जिंदगी में यही लिखा है, गरीबी गरीबी, भूखमरी, अमीरों का अत्याचार, यही सब झेलना। लेखिका आगे लिखती हैं, When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic. Mukesh is different, as I told you earlier. And the author suggests the same as well. मुकेश बिल्कुल भिन्न है, उसका सपना, और सपना देखोगे तभी
किसी चीज को हकीकत में बदल सकोगे। एरोप्लेन सपने से बना। आर्किमिडीज यूरेका कहते कहते निकले नंगे, क्योंकि उनको वो चीज मिल गया था। किसका? प्लवन का सिद्धांत क्या होता है, लॉ ऑफ ब्यायंसी। तो लोग सपना देखने वाले लोग ही महान बन पाते हैं। हाँ, बस केवल अंतर यह है कि देयर आर सो मेनी पीपुल हु ओनली ड्रीम एंड देयर आर सो मेनी पीपुल हु नो हाउ टू ट्रांसफॉर्म देयर ड्रीम इनटू रियलिटी। दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल सपना है, मुझे आईएएस बन जाना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, फिल्म स्टार बनना है, ये बनना है, वो बनना है। वो केवल सपना देखते ही रहते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मालूम है कि अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदला जाए, और ऐसे लोग ही ग्रेट बन जाते हैं। मुकेश भी वैसा था। लेकिन क्या कहते हैं, मुकेश को जब मैं देखती हूं तो बड़ी खुशी का एक एहसास होता है मेरे अंदर कि ये लड़का सबसे अलग है, ये कुछ अलग करना चाहता है। वो कहता है मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, लेखिका उसको चेक कर रही है। द ऑथर इज जस्ट ट्राइंग टू चेक हिज डिटर्मिनेशन। लेखिका उसकी दृढ़ता को चेक करना चाहती हैं और पूछती हैं कि जहां तुमको सीखने जाना है वो कई किलोमीटर दूर है। तो वो क्या कहता है, मैम कई किलोमीटर दूर रहे या कुछ भी रहे, मैं पैदल चला जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा और सीखूंगा। मैंने उससे पूछा एरोप्लेन भी चलाना है? मैं केवल ये देखना चाहता था कि वो केवल सपना देखने वाला तो नहीं है, लेकिन नहीं, उसके पैर जमीन से जुड़े हुए हैं। जो हो सकता है केवल उसी का सपना वो देख रहा है। वो कहता है मैम नहीं, ये संभव नहीं है मेरे लिए, लेकिन मेरे लिए एक चीज संभव है कि मैं चूड़ी उद्योग में ना काम करूं और मैं क्या बनूं, मोटर मैकेनिक। ये कहानी थी मुकेश की। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस स्टोरी। बस इतना सा ही। कई बार क्या होता है, जो मैं हमेशा हर वीडियो में कह रहा हूं, हम लोगों की एक सीमितता होती है यूट्यूब पर और अलग चैनल के थ्रू आपसे मिलना, आपसे बात करना, उसकी जो समय सीमा हो जाती है, जिसके चलते हम लोग बहुत ज्यादा विस्तार में कई चीजों को नहीं कर पाते। लेकिन मैंने कोशिश किया है कि सारी चीजें जो इससे संबंधित है मैं आपको बता दूं। लास्ट में एक लाइन केवल कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक डिसलाइक को एक्सप्रेस करें। कोई जरूरी नहीं है कि लाइक ही आप करो, अगर डिसलाइक है तो वो भी मुझे बताओ, ताकि मैं अवेयर हूं कि मेरे में कुछ कमी है। टिप्पणियों में जाएं और अपनी टिप्पणी जरूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसे मैं बार बार कर रहा हूं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।